हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 4। इंडिया के दूसरे देशों के साथ में कैसे रिलेशंस थे, एक्सटर्नल रिलेशन। तो इस सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पिक्चर दी है ना, तो नेहरू जी की पिक्चर दी गई है, जो अलग अलग प्रेसिडेंट के साथ में दूसरे देशों के, जैसे कि नक्रुमा घाना के, नसीर इजिप्ट के थे, सुकरानो इंडोनेशिया के, और टीटू जो यूगोस्लाविया के। जो मीटिंग थी ना नॉन अलाइन्ड नेशन की, तो उसपे ये लोग साथ में इनकी पिक्चर दी गई है, ठीक है। न्यूयॉर्क में मीटिंग की गई थी 1960s में। ये जो 5 जो लीडर्स थे, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने नैम बनाने में, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ था ना, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी खत्म हुई। उसके बाद में ना यूएसए और यूएसएसआर जो है मेजर पावर निकल कर आए थे। जो प्रेजेंट टाइम पे रशिया है ना, पहले यूएसएसआर हुआ करता था, इसमें कई सारे देश हुआ करते थे, रशिया सबसे बड़ा देश था। 1990s में ये टूट गया और इसमें से सबसे बड़ा देश निकल के आया रशिया, और बाकी सारी कंट्रीज भी निकल के आई, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। ठीक है, तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो कोल्ड वॉर चल रही थी इनके बीच में। यूएसए कहता था कि मैं ज्यादा पावरफुल, यूएसएसआर कहता था मैं ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो यूएसए ने एटॉमिक बम बनाया, तो इन्होंने भी बना लिया। ठीक है, सामने से नहीं लड़ रहे थे, बस अपनी पावर शोकेस कर रहे थे। ठीक है, कि हम ज्यादा पावरफुल है। ओके, यूएसए जो है कैपिटलिज्म फॉलो करता था, यूएसएसआर जो है सोशलिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती थी, कैपिटलिज्म में मार्केट सब कुछ कंट्रोल करता था। तो ये ना दो खेमे में वर्ल्ड जो है डिवाइड हो गया था। कई सारी कंट्रीज जो यूएसए को सपोर्ट करने लगी, कई सारी कंट्री यूएसएसआर को सपोर्ट करने लगी। ठीक है, तो बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, तो उस टाइम पे देखा जा रहा था कई सारे देश जो ज्वाइन करते जा रहे थे इनके ग्रुप को। पर जो है कुछ जो नई कंट्रीज थी, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और जो लेटिन अमेरिका हो गया, तो कई सारे जो है नए-नए देश आज़ाद हो रहे थे। कोलोनियलिज़्म से उनका छुटकारा छूट गया था। मतलब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था ना ब्रिटिशर के कंट्रोल से, वैसे ही कई सारे देश हो रहे थे। तो अब उनकी तरफ देखा जा रहा था, ये लोग किसको जॉइन करेंगे? तो उन्होंने बोला भई हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें किसी को जॉइन नहीं करना, हम अलग से रहेंगे, ठीक है? मतलब हम किसी को भी जॉइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल भी नहीं, मतलब कि ये शांति के प्रति जो, मतलब ये लोग जो है पीस को डिक्टेट कर रहे थे। ओके, तो ये किसी का भी ग्रुप जॉइन नहीं करेंगे। तो वही नैम कंट्रीज थी। तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर के चलने में। कोल्ड वॉर के टाइम पर ये फॉर्म किया गया था। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा, डेवलपमेंट और चैलेंजेस देखे हमने जो हमारे देश में थे। आजादी हुई, आजादी के बाद में पार्टीशन आया, पार्टीशन और कई सारे इश्यूज थे, पॉवर्टी थी, ठीक है, इलिटरेसी थी, डेवलपमेंट करना है देश का। तो कई सारे चैलेंजेस थे। 5 ईयर प्लान हमने पढ़ाया था आपको, है ना? तो डोमेस्टिक चैलेंजेस और सॉल्यूशन हमने देख लिए। ओके, अब एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे कि हमारा अब इंडिपेंडेंट हम एक देश बन गए, तो हमारे देश के जो है अलग-अलग लोगों के साथ में रिलेशंस भी थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अब रिलेशंस बनते, जैसे कि हमारी जो अब पड़ोसी देश हैं, ठीक है? पाकिस्तान जो है इतना चिढ़ गया था इंडिया से, पता नहीं किस बात का। तो जो है इतना ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा और टेररिज्म फैलाने लगा था पाकिस्तान तो। बाकी चाइना के साथ में अच्छे रिलेशंस चल रहे थे, पर फिर चाइना जो है चाइना ने अग्रेशन दिखाया, ठीक है, 1962 की वॉर हुई फिर। तो कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, रिलेशंस जो बिगड़े भी थे। ओके, तो हमारे लीडर्स ने भी चैलेंजेस जो फेस किए थे, तो उसके साथ में एक इनोवेटिव रिस्पॉन्स लेकर के आए थे। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लेकर के चले थे। ठीक है, किसी का भी ग्रुप जॉइन नहीं करना, हमें किसी का भी जो ऐसा पार्टनर नहीं बनना है। 2 खेमे में बँट जाते, फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस थे। ओके, तो फिर उसके बाद में जो है हमारे जो नेबर आस-पास भी कॉन्फ्लिक्ट था। ओके, अब ना 3 वॉर्स हो गई थी, 1962 में, 1965 में, 1971 में। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, है ना? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो ये जो वॉर थी, तो इससे एक्सटर्नल रिलेशन जो थे वो सारे भी शेप हुए हमारे, है ना? बाद में जो है फिर चाइना को अलग तरीके से डील किया हमने, है ना? चाइना की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी। मतलब वो दूसरे के एरियाज़ को कब्ज़ा करता है, ठीक है? जैसे कि भूटान का भी जो है सक्सेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी कब्ज़ा कर लेता है। ये क्या करता है, 2 एरिया कब्ज़े करता है एक देश के, और फिर ना नेगोशिएट करता है, बोलता है ये एरिया मैं ले लेता हूँ, ये वाला तुम ले लो। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। और ना चाइना क्या करता है, टेंट लगा लेता है, लोगों को रहने के लिए बोल देता है उस एरिया में, और फिर कहता है दूसरे देश का जो एरिया होता है ना, तो कहता है ये मेरा एरिया है। तो ऐसी हरकतें भी करता है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम रिलेशनशिप देखेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स में भी फोकस करेंगे।
तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हमारे जो रिलेशन शेप हुए हैं ना, ऑपरेशनल प्रिंसिपल जानेंगे हम जो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का, हिस्ट्री देखेंगे इंडिया के रिलेशन जो चाइना और पाकिस्तान के साथ में कैसे रहे, ठीक है? एवोल्यूशन देखेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे निकल के आई, ओके? तो चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था, तो चाइना ने बना लिया था तो हमारे तो टू फ्रंट वॉर थी ना, पाकिस्तान और चाइना, दोनों अग्रेशन दिखाते हैं। तो इंडिया को भी न्यूक्लियर वेपन जो पावर न्यूक्लियर पावर कंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब पाकिस्तान भी फिर बन गया था, ओके, तो ये चीज़ें भी देखने मिली थी। तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के तौर पे निकल के आया था, है ना? तो चैलेंज भी थे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। वर्ल्ड जो है जिस टाइम पर इंडिया 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1945 में वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुई थी, हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिराए थे यूएसए ने, ठीक है? एटॉमिक अटैक किया था जापान में। है ना, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो यूरोप में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मच गया था। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर इश्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो मतलब कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे यूरोप में, जैसे कि फ्रांस हो गया, ठीक है? ये लोग वॉर ज़रूर जीत गए थे, पर बहुत ज़्यादा जो है अ, प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ लग गए थे वॉर में। तो इनको अब रीबिल्ड करना था अपना देश। ये लोग जो है कॉलोनीज़ भी अब आज़ाद हो रही थी इनकी, जैसे कि फ्रांस, यूके, डच हो गए। तो ज़माने भर के जो थे इन्होंने अफ्रीका, एशियन कंट्रीज़ सब कॉलोनीज़ बना कर के रखी थी। वहाँ पर जैसे हमारे देश में लूट-पाट मचाते थे ना, वैसे ही दूसरी देशों में भी ये लोग करते थे। ओके, तो अब इनको रिकंस्ट्रक्शन करना था। अब आज़ादी भी लेने लगी थी सारी कंट्रीज़ इनसे, ठीक है? तो अब इंटरनेशनल बॉडी भी एस्टैब्लिश की गई थी, ओके? तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सेटअप किया गया था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करते ताकि जो है डेवलपमेंट हो सके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो 1944 में ये ब्रेटन वुड ट्विन्स सेटअप किए गए थे, ओके? और फिर जो है लीग ऑफ द नेशन के बारे में आपने सुना होगा। लीग ऑफ द नेशन 1919 में बनाई गई थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है? कि दोबारा से ऐसी कोई वॉर ना हो, ठीक है? पर बाद में फिर से वॉर हो गई थी 1939 से 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। तो लीग ऑफ द नेशन को हटा कर के फिर यूएन बनाया गया, इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस। तो इसमें अब सारी कंट्रीज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका पार्ट हैं, ओके? तो अब ना कोलैप्स हो रहा था कोलोनियलिज़्म, तो मतलब कई सारे जो बताया ना आपको कॉलोनी बना कर के रखा था, नए-नए देश जो हैं अब आज़ादी ले रहे थे। तो उनके सामने 2 चैलेंजेस थे, वेलफेयर का एंड डेमोक्रेसी का। एक तो था कि भई देश में डेमोक्रेसी लेकर के चलना है, एक था कि वेलफेयर लेकर के चलना है ना, वेलफेयर करना, लोगों का अच्छा करना है। ओके? तो डेवलपमेंट करना है अपने देश में। तो हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी इसमें भी ये चीज़ें थी, ओके, कि डेवलपमेंट और वेलफेयर की बात की गई थी। इसके साथ-साथ ना ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया ने अपना कुछ चिंताएँ जताई। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट छोड़ के गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यूके था ना, उसने मतलब इतना बड़ा साम्राज्य बना कर के रखा था, एम्पायर बना के रखा था कि उसका सूरज जो है कहीं पे अस्त होता ही नहीं था, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं उसका जो रूल था ऐसा, वर्ल्ड लेवल पे इतनी सारी जो कॉलोनी बना कर के रखी थी इसने, हुँ? तो जहाँ पर भी यूके छोड़ के गया ना, वहाँ पर लड़ाई-झगड़ा करवा के गया, ठीक है? ताकि वो देश आगे ना बढ़ पाएँ, आपस में ही लड़ाई-झगड़े में उलझे रहें। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन करवाया, तो पार्टीशन जो हुआ था ना, उसकी वजह से बहुत प्रेशर था। हमारे देश में पॉवर्टी भी थी, ओके? तो इसको भी खत्म करना था और ना फुलफिलमेंट करना था, हुँ? मतलब कि डेवलपमेंट लेकर के चलना अपने देश में। तो इंडिया ना पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड अफेयर्स में एज़ अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। ओके, तो आप एक भारत एक देश बन गया था, है ना? इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट हो गए थे हम, इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो हमारा भी रोल होने लगा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंडिया एक नेशन की तरह जो जब हमारा जन्म हुआ था एक जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमको, तो नया जन्म हुआ था, ठीक है? वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया ने डिसाइड किया कि उसके जो फॉरेन रिलेशन है उसमें वो क्या कहेगा, मतलब कि हमारे कुछ एम्स रहेंगे, ठीक है? जिसमें हम फॉरेन रिलेशन में ना सभी लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी सोवरेनिटी की, सारे नेशंस की। सोवरेनिटी का मतलब होता है एक देश जो है अपने सारे डिसीजंस आंतरिक जितने भी अपने देश के डोमेस्टिक हैं और बाहर के जो भी रिलेशंस किस देश के साथ में रिलेशन रखना है, कौन से डिसीजन लेना है, कौन-सा चीज़ें अपने देश के लिए सही है, वो सोवरेनिटी कहलाती है, ओके? कि आप जो है सोवरेन हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे देशों की, ओके? और अचीव करेंगे, सिक्योरिटी बना कर के चलेंगे, मतलब पीस के लिए कमिटेड है हम, शांति के लिए। एम था कि हम जो है डीपीएसपी को लेकर के चलेंगे,
आर्टिकल 51 कहता है डीपीएसपी का कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस वगैरह मेंटेन करके चलनी है। ओके, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर ने हमारा गाइड किया। ओके, मतलब कि जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों गाइड करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है, इंडिविजुअल को और फैमिली को, है ना? जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो अब कई सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखता है। अगर फैमिली में जो है पैट्रियार्की फॉलो की जाती है, गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ पर, जो लड़कियों को दबाया जाता है, तो वो यही सब चीज़ें अपना जो सीखेगा बिहेवियर में, है ना? एक मैन, ठीक है? और अगर जो है उसकी फैमिली में प्रॉपर रिस्पेक्ट की जाती है वुमेन्स की, तो वो ये सब चीज़ें सीखेगा। फिर बाहर जाकर के जो उसके दोस्त होते हैं, जो कॉलेज में, स्कूल में, टीचर्स से, इन सब से भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से। ओके, वैसे ही ना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी को। ओके, जैसा ही बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है हमारे देश में, मतलब हमारे देश का जैसे हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो हमें डाइवर्स कम्युनिटी की बातों को लेकर के चलना पड़ता है, किसी को हर्ट नहीं कर सकते, है ना? जैसे कि श्रीलंका की तमिल्स जो हैं तमिलनाडु में जो तमिलियन कम्युनिटी रहती है, वो श्रीलंकन के तमिल्स के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि बहुत सालों पहले ना तमिलियन कम्युनिटी को लेकर के गए थे श्रीलंका में काम का जो प्लांटेशन का वर्क होता था उसमें, अंग्रेज़, फिर वो वहीं पे बस गए। तो एक ना थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी है। तो इसलिए ना गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सॉफ्ट होके ना तमिलियन कम्युनिटी के लिए बात करनी पड़ती है श्रीलंकन गवर्नमेंट से। ओके, कि उनको जो है ऑटोनॉमी दे, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती तो हमारी डोमेस्टिक चीज़ें भी अफ़ेक्ट करती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को भी। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी अम, तो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी उनके पास में उतने रिसोर्सेज़ नहीं थे कि वो जो है अपना अपनी चिंताओं को वग़ैरह को चीज़ों को लेकर के चल सकें। मतलब कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी ना तो उन्होंने अच्छा खासा बर्बाद करके छोड़ा था गरीब देशों को, ठीक है? तो वो अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन्होंने पर्स्यू किया कि हम जो है थोड़ा मतलब चीज़ों को ले ऐसे लेकर के चलेंगे कि पीस और डेवलपमेंट पे फ़ोकस करेंगे अपने आस-पास, अपने नेबरहुड में। तो मतलब कि शांति के साथ लेकर के चलेंगे और डेवलपमेंट करेंगे अपने देश में। पर इकोनॉमिक और सोशल जो सिक्योर सोशल डिपेंड सॉरी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस थी ना, बड़े-बड़े जो देश थे पावरफुल स्टेट जैसे कि यूएस हो गए या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, रशिया हो गया, है ना? तो ओकेजनली ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब कभी-कभी इन्फ्लुएंस भी कर देते थे फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि आज के टाइम पर होता है, ठीक है? अगर कोई देश जो है यूएस के खिलाफ जाके करता है ना, तो यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। कहता है मेरा डॉलर मत यूज़ करो, ठीक है? यूएस का डॉलर इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि सभी लोग ट्रेड में यूज़ करते हैं, है ना? तो ऐसा ना ओकेशनली कभी-कभी चीज़ें जो है दूसरी कंट्री के दबाव में आना पड़ता है, ओके? तो अपनी जो डिसीज़न को आपको बदलना पड़ता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कई सारे जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो नए-नए आज़ाद हुए थे ना, तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ जो थी प्रेफ़रेंस था उनका पावरफुल कंट्रीज़ को, ठीक है? जो कि उनको एड दे और क्रेडिट दे। मतलब कि जो एक डेवलपिंग देश है, एक पुअर देश है जिसको जिसको जो कॉलोनी बना कर के रखा था पहले, तभी किसको सपोर्ट करेगा? पावरफुल कंट्री को सपोर्ट करेगा, जो कि उसको क्या करेगा? ग्रांट देगा, एड देगा, सपोर्ट देगा, ठीक है? पैसे देगा थोड़ा, ताकि डेवलपमेंट हो सके। ओके, जैसे कि ना तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कंट्रीज़ डिवाइड हो रही थी वर्ल्ड में 2 कैंप बन गए थे, ओके? तो जैसे कि जो इन्फ्लुएंस थे यूएसए के अंदर और उनके वेस्टर्न अलाइज़, तो दूसरे इन्फ्लुएंस में था सोवियत यूनियन यूएसएसआर, ठीक है? तो 2 कैंप बन गए थे, एक था यूएसए का और दूसरा था यूएसएसआर का, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट भी किया गया था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का जो कि इंडिया लेकर के चला था, उसमें उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस बदल गए थे, ठीक है? इंडिया ने अचीव की थी फ्रीडम, ओके? और स्टार्ट कर दिया था फ्रेम करना अपनी फॉरेन पॉलिसी एंड कोल्ड वॉर जो है शुरू ही हो गई थी उस टाइम पर, है ना? वर्ल्ड जो है डिवाइड होने लगा था 2 कैंप में। तो यू जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में तो उस टाइम पर कोल्ड वॉर चलने लगी थी। 2 कैंप में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, यूएसए का ग्रुप और जो है यूएसएसआर का ग्रुप। इंडिया के ऊपर भी देखा जा रहा था, इंडिया किसको जॉइन करेगा। तो इंडिया क्या बिलॉन्ग करता था इन दोनों कैंप से ग्लोबल पॉलिटिक्स में 50s एंड 60s के टाइम पर, है ना? तो इसके बारे में हम जानेंगे अभी। ओके, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में। क्या इंडिया सक्सेसफुल था जो फॉरेन पॉलिसी को शांति से लेकर के चलने में, अवॉइड करना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी ग्रुप को जॉइन नहीं करना, झगड़े में नहीं पड़ना और अपने देश को शांति से लेकर के चलना? तो ये सारी चीज़ें थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट
जो है 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो ये जो है डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, ओके, किस दिशा में काम करना है। तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हो आप इसको। तो आर्टिकल 51 जो है डीपीएसपी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है कि प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। मतलब कि शांति को लेकर के चलना है, ओके, और सिक्योरिटी बना कर के चलनी है। तो स्टेट को क्या-क्या करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, मेंटेन करना चाहिए जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशंस, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंटरनेशनल लॉज की। कई सारे कानून होते हैं, जैसे यूएन क्लॉज होता है, ओके, जो कि सी से रिलेटेड कानून होते हैं, ओके। ह्यूमन राइट्स का हो गया, तो कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे कानून होते हैं, तो उनको मानना, उनको लेकर के चलना, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को मानना, इनकरेज करना कि सेटल हो सके डिस्प्यूट्स वगैरह बाय आर्बिट्रेशन, बातचीत के थ्रू जो है डील किया जाए, नेगोशिएशन किया जाए, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। जो भी डिस्प्यूट आते हैं ना, जैसे कि कई सारे कंट्रीज एक आइलैंड के पीछे लड़ने लगते हैं, एरिया के पीछे लड़ने लगते हैं, तो वो सब बातचीत के थ्रू सॉल्व किया जाए। अभी जो है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था, ओके। इट वाज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ऐसा नहीं था सिर्फ हमारा देश जो था जिसको गुलाम बना करके रखा था, कोलोनियलिज्म जो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, कई सारे देश थे जो उसको कॉलोनी बना करके रखा था, ठीक है। तो हमने आपको बताया यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कई सारे देशों को बना करके रखा था, ओके। तो इससे ना इन्फ्लुएंस हुआ था, कई सारी देश जो है एशिया में, अफ्रीका में आज़ाद हुए थे। उन्होंने कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, स्ट्रगल किया था। इंडिया की आज़ादी से पहले जो है कॉन्टैक्ट थे बिटवीन नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया एंड कई सारी कॉलोनीज़ के लीडर्स के साथ में। वो लोग यूनाइटेड थे, अपने कॉमन स्ट्रगल करते थे, वो लोग अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। मतलब कि आज़ादी से पहले भी जो कई सारे लीडर्स थे, एक-दूसरे से बातचीत करते थे कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, ठीक है? 2 कॉलोनी के लीडर्स हो गए, तो वो लोग आज़ाद कर रहे, जैसे कि क्रिएट की गई थी इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट की थी। ओके, तो ये क्लियर था मैनिफेस्टेशन के लिंकेजेस देखने को मिले थे इंडिया के और दूसरी कंट्रीज के साथ में, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, ठीक है। तो दूसरी कंट्रीज के साथ में भी थोड़े बहुत रिलेशंस देखने को मिल रहे थे। तो फॉरेन पॉलिसी जो थी हमारे नेशन की, उसमें आपको ना इंटरप्ले दिखेगा डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर दोनों का। तो जो देश के अंदर की चीजें हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी को। नोबल आइडियाज जिनने इंस्पायर किया इंडिया के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो उसी से इन्फ्लुएंस हुई थी हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, ठीक है। जैसा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, वैसे ही हमारी जो है उन चीज़ों ने जो इन्फ्लुएंस किया था फॉरेन पॉलिसी को भी। इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो उसके साथ-साथ जो है शुरू हो गया था कोल्ड वॉर का एरा। यूएस एंड यूएसएसआर जो है आपस में कोल्ड वॉर करने लगे थे, जो कि ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था ग्लोबल लेवल पे बिटवीन द 2 ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर। तो आपसे पूछे कोल्ड वॉर क्या है, तो कोल्ड वॉर में आप ये बता सकते हो, कोल्ड वॉर जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो अपनी चीजों को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि ना वियतनाम हो गया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया को भी डिवाइड कर दिया था। नॉर्थ कोरिया को जो है नॉर्थ कोरिया का यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। ये लोग डायरेक्टली वॉर में एंगेज नहीं हो रहे थे, बस अपनी चीज़ों को फैला रहे थे वर्ल्ड में। जैसे यूएस अपना कैपिटलिज्म, यूएसएसआर अपना सोशलिज्म फैला रहा था, ठीक है। तो सेम पीरियड इसी टाइम पर डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे कि एस्टैब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन का क्रिएशन हुआ, मतलब कई सारे जो देश जो है न्यूक्लियर पावर बनते गए। इमर्जेंस हुआ कम्युनिस्ट चाइना का, चाइना भी आज़ाद हुआ था, ठीक है, और बिगनिंग हो गई थी डीकोलोनाइज़ेशन की। कई सारे जो हैं देश आज़ाद होते जा रहे थे, कोलोनियलिज़्म अब खत्म हो रहा था, ठीक है? तो डीकोलोनाइज़ेशन हो रहा था। इंडिया की लीडरशिप थी, तो इंडिया की लीडरशिप को जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फ़ोकस करना था, अपने देश की भलाई क्या है उस पे, ठीक है? जो इंटरनेशनल चीज़ें चल रही थी ना, कोल्ड वॉर वगैरह, तो उन सब के बीच में जो है इंडिया को अपने इंटरेस्ट पे ही फ़ोकस करना था, है ना? हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ही फ़ोकस करती है।
तो नेहरू जी का रोल क्या था? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू। तो इनका बहुत ही क्रूशियल रोल था नेशनल एजेंडा में। ये उसी टाइम पे ना आज क्या होता है कि पीएम अलग होते हैं, ठीक है? फॉरेन मिनिस्टर अलग होते हैं, है ना? जैसे कि आज के टाइम पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है एस जयशंकर साहब के पास में है ना? तो उस टाइम पर ना जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रख ली थी, ठीक है? वो ही फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो वो बोथ प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ये जो थे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इन्होंने जो फॉर्मूला मतलब पूरा प्रिपेयर किया था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वगैरह कैसी रहेगी 1946 से लेकर के 1964 तक। तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो प्रिजर्व करती थी हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी। ठीक है? तो सभी लोगों की जो सोवरेनिटी पे फोकस करते थे ये, ठीक है? दूसरे देश की भी सोवरेनिटी रहे उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट करना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपने देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और दूसरे देश का भी जो रिस्पेक्ट करना जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना। ये जो थे 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के। नेहरू चाहते थे कि इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करें नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को लेकर के मतलब नॉन अलाइन्ड रहे हम किसी देश से जो किसी भी खेमे में ना जाए किसी भी ग्रुप में ओके और अपने देश का जो डेवलपमेंट करें। तो ऑफ कोर्स पार्टीज और ग्रुप्स जो थी कंट्रीज थी बिलीव करते थे मानते थे कि इंडिया जो है ज्यादा फ्रेंडली है विद द ब्लॉक लेड बाय यूएस बिकॉज यूएस जो था यूएस अपने आप को डेमोक्रेसी कहता था तो लोग कहते थे कि भाई इंडिया तो जो है ज्यादा फ्रेंडली रहेगा किसके साथ में यूएसए के साथ में क्योंकि यूएस तो प्रो डेमोक्रेसी है ओके डेमोक्रेसी लेकर के चलता है यूएस तो डेमोक्रेसी वाला है ओके अमंग दोज हु थॉट द लाइंस मतलब कि जो लोग ऐसा सोचते थे ना जो कि बी आर अम्बेडकर की लाइंस पे मतलब तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो ऐसा मतलब सोचते थे ठीक है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सबका सॉरी वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी कुछ जो अपोज करती थी कम्युनिज्म को वो भी इंडिया को चाहते थे कि इंडिया जो है प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी लेकर के चले मतलब यूएस का सपोर्ट करे यूएस की तरफदारी करे है ना तो जो भी कम्युनिज्म का अपोज करते थे कम्युनिज्म में गवर्नमेंट जो सोशलिज्म में गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है कम्युनिज्म में स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी आ जाती है ठीक है कॉमन ओनरशिप होती है किसी का भी जो है कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज पे ओके तो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी लेकर के चले लोग ये कह रहे थे तो इसमें भारतीय जनसंघ लेटर स्वतंत्र पार्टी ठीक है तो ये सब फॉलो करते थे ये चाहते थे कि हमारा देश जो है प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी लेकर के चले पर नेहरू जी जो थे नेहरू जी को ज़्यादा फ्रीडम थी जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड तो वो चीज़ों को लेकर के चल रहे थे। फ्रीडम मतलब फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से लेकर के चलना। अब दोनों कैंप से इन्होंने डिस्टेंस बना करके रखा हुआ था। फॉरेन पॉलिसी जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो ये परस्यू कर रहे थे ड्रीम ऑफ क्या हम सपना देख रहे थे कि सारा वर्ल्ड जो है पीसफुल रहे, शांति से रहे, ठीक है? तो पॉलिसी हम क्या लेकर के चले नॉन अलाइनमेंट की, ताकि कोल्ड वॉर की टेंशन को रिड्यूस कर सकें। मतलब कि शांति को लेकर के चल रहे थे और जो है वर्ल्ड लेवल पे कोल्ड वॉर वगैरह ये सब खत्म हो जाए है ना तो उसके लिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेकर के चल रहे थे तो कंट्रीब्यूट करना ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं अपने देश से कुछ लोगों को ठीक है मतलब कि फोर्स होती है तो फोर्स में सर्व करने जाते हैं लोग जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, तो वहाँ पर ये जो फ़ोर्स जाती है शांति बनाने के लिए, ठीक है? तो आप पूछोगे कि इंडिया जो है, इंडिया ने किसी भी ग्रुप को जॉइन नहीं किया कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है? तो इंडिया ना दूसरे जो मतलब मिलिट्री अलायंस से हम दूर रहना चाहते थे, यूएस और यूएसएसआर की जो थी, ठीक है? सोवियत यूनियन की, ओके? क्योंकि ना जो है वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना मिलिट्री अलायंस की वजह से ही हुई थी। एक देश जो था दूसरे देश की जो है अलायंस बना कर के रखा हुआ था उन्होंने। मतलब अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो तुम्हारे ऊपर भी माना जाएगा। तो आपस में ये सब भिड़ गए थे इसलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हो गई थी। मेजर यही रीज़न था कि अलायंस बनी हुई थी सबकी। तो इंडिया जो है सबसे दूर रहना चाहता था, ठीक है? अभी-अभी आज़ादी मिली थी, हमको किसी जो है किसी देश के दबाव में नहीं आना था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है यूएस जो है नेटो को लेकर के चला था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही नेटो है जिसको यूक्रेन जॉइन करना चाहता था, जिसके चक्कर में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दी।
ठीक है? मतलब उनकी लड़ाई हो गई शुरू। क्योंकि यो जो नेटो है ये मिलिट्री अलायंस है, ठीक है? नेटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अटैक होगा तो सारे के सारे नेटो मेंबर मानेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और वो सारे देश जो हैं उस देश के ऊपर अटैक करेंगे जिसने उनके ऊपर अटैक किया है, ओके? तो सोवियत यूनियन जो है वार्सा पैक्ट बनाया था इन्होंने, ओके? तो इंडिया ने एडवोकेट किया, हमने बोला कि हम किसी को भी जॉइन नहीं करेंगे। इंडिया ने बोला नॉन अलाइनमेंट को लेकर के चलेंगे, जो कि हमारी आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच थी। डिफिकल्ट था बैलेंस बनाना दोनों में, ओके, पर बैलेंस जो है उतना परफेक्ट नहीं था हमारा। 1956 में जो है जब ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर ओवर स्वेज कैनाल इशू, तो ब्रिटेन कंट्रोल करना चाहता था स्वेज कैनाल को। ये वही कैनाल है स्वेज कैनाल जिसके थ्रू जो है रास्ता जो है बहुत कम हो गया था। ब्रिटेन को जो है यूके को घूम के नहीं आना पड़ता था भारत, डायरेक्टली आ पा रहा था, ठीक है? 1869 में जो है ये शुरू हो गई थी स्वेज कैनाल। और फिर इंडिया तक पहुँचने का इनका जो रास्ता था बहुत ही कम हो गया था, तो एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा होने लगा था हमारे देश का। तो ब्रिटेन ने अटैक किया था 1956 में स्वेज़ कैनाल के इश्यू को रिलेटेड इजिप्ट पे। इंडिया जो है वर्ल्ड में प्रो इंडिया ने जो है प्रोटेस्ट शो किया था अगेंस्ट न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। तो नए तरीके से जो कॉलोनियल इन्वेजन किया जा रहा था ना, मतलब जो दोबारा से ये लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल करना चाहते थे जो देशों को, ठीक है? जैसे कि कई सारे जो कंपनीज़ हैं, वो इतनी बड़ी-बड़ी हो गई हैं कि आज के टाइम पर एमएनसीज़ की कई देश की गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर देती हैं। ये क्या है, न्यू कोलोनियलिज़्म है, कंपनी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है अलग-अलग देशों को, ठीक है? तो ना इन्होंने क्या किया था, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था न्यू कॉलोनियल इन्वेजन के अगेंस्ट, ठीक है? जो ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर। इसी सेम टाइम पे ना यूएसएसआर ने भी इन्वेड कर दिया था हंगरी पर, ओके? तो इंडिया ने कोई भी जो है कंडेम नहीं किया, इंडिया ने यूएसएसआर के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पर, ओके? तो डिस्पाइट हाँ, ऐसी सिचुएशन के बावजूद जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर के चला अपना, कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में, ओके? किसी को लगता कि यूएसएसआर को जॉइन कर लें, किसी को लगता कि यूएसए को जॉइन कर लें, पर इंडिया अपना इंडिपेंडेंट लेकर के चल रहा था। ओके। और दोनों ब्लॉक हमें सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि दोनों ब्लॉक से असिस्टेंस मिल रहे थे हमें, यूएसए से भी और यूएसएसआर से भी। क्योंकि वो लोग तो चाहते थे ना कि ये कंट्रीज़ हमें जॉइन करें, है ना? तो इंडिया जो है ट्राई कर रहा था कन्विंस करना दोनों मतलब कन्विंस कर रहा था दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो जो है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को लेकर के चलें। ठीक है? मतलब कि जो है यूएस या फिर यूएसएसआर को जॉइन ना करें, वर्ल्ड पीस के लिए लेकर के चलें, ठीक है? पीस के प्रति जो टिल्टेड रहें, ओके? पाकिस्तान ने जॉइन कर लिया था यूएस लेड मिलिट्री अलायंस को, ओके? तो यूएस ना हैप्पी नहीं था कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव लेके चल रहा है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को। तो यूएस उस टाइम पर खुश नहीं था कि इंडिया जो है ये नैम नाम का झंडा लेकर के चल रहा है ना, इंडिया को ये नहीं लेकर के चलना चाहिए, यूएस कह रहा था। तो ना थोड़ा ना हमारे जो रिलेशन थे यूएस और इंडिया के जो है रिलेशन नीचे डाउन होने लगे थे, ठीक है? ठीक नहीं जा रहे थे और पाकिस्तान ने जॉइन कर लिया था यूएसए के जो ग्रुप को। तो यूएस जो है नाराज़ हो गया था, इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ रही थी सोवियत यूनियन के साथ में। यूएसएसआर के साथ में हमारे रिलेशंस बढ़ते जा रहे थे हमारे देश के। ओके, तो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा किस तरीके से स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक जो प्लान डेवलपमेंट जो लेकर के चल रहे थे। यूएसएसआर में सोशलिज्म में ना प्लानिंग चलती है, 5 ईयर के प्लान चलते हैं, तो वही जो हमारे देश में भी 5 ईयर प्लानिंग वगैरह लेकर के चल रहे थे। तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि इनकी पॉलिसीज़ हम लेकर के चल रहे हैं। तो पॉलिसी फ़ोकस कर रही थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, मतलब कि इम्पोर्ट को घटाओ और अपने देश जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो अपने देश में, है ना? बाहर से जो सामान लेकर के आए हो उसको रिप्लेस करो, अपने देश में बनाओ, ओके? तो फ़ोकस कर रहे थे कि डेवलप करें हम, मतलब हमें जो है अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ लेकर ही चलें। अपने देश में जो है खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें चीज़ों का, बनाएँ, सामान बना कर के बाहर बेचें। ठीक है? जब सामान बनाया जाएगा तो उसको बनाने के लिए फैक्ट्री होगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है? उनका घर जो चलेगा, वो लोग पैसे कमाएँगे तो इससे कंट्री की ग्रोथ होगी और बाहर बेचेंगे सामान तो उससे हमें जो पैसे कमाई मिलेगी, है ना? तो ना डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो थी इंडिया की, तो इसमें ना लिमिटेड इकोनॉमिक इंटरेक्शन था बाहर के देशों के साथ में, मतलब हम थोड़ा प्रोटेक्ट होके चल रहे थे अपने देश को जो है जो है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे थे, बाहर के देशों से उतना जो
लिंक नहीं था उस टाइम पर, इकोनॉमिक इंटरेक्शन उस टाइम पर नहीं था। ओके, तो यहाँ पर जो है नेहरू जी ने कुछ बोला है, ठीक है। हमारी जो पॉलिसी है वो ना किसी के भी मतलब किसी पावर पॉलिटिक्स वगैरह इन सब से दूर रहना, ठीक है, और किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, ये है। ओके, मतलब कि 2 ग्रुप थे ना, तो एक के अगेंस्ट दूसरे को जॉइन कर लो, एक को नाराज़ कर दो, तो ये भी नहीं था। 2 लीडिंग ग्रुप चल रहे थे, रशिया रशिया का ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक जो यूएसए का ब्लॉक। तो हम ना दोनों के साथ में फ्रेंडली रहेंगे और किसी को भी जॉइन नहीं करेंगे। तो रशिया और यूएसए ना एक-दूसरे के ऊपर तो शक करते ही हैं और दूसरे देश हैं उनके ऊपर भी बहुत शक करते हैं। ठीक है? तो इससे ना हमारा रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ओके? मतलब दोनों ही शक कर रहे हैं कि यूएस को लग रहा होगा कि यूएसएसआर की तरफ हम झुक रहे हैं और यूएसएसआर को लग रहा है कि हम यूएस की तरफ हो रहे हैं। ठीक है? तो इससे बचा नहीं जा सकता, मतलब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, है ना? तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पर। अब अफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ की यूनिटी देखने को मिली थी। ठीक है? साइज़ देखें, लोकेशन देखें, पावर पोटेंशियल जो है, नेहरू जी सोचते थे कि इंडिया का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वर्ल्ड अफ़ेयर्स में, स्पेशली एशियन अफ़ेयर्स में, एशिया में इंडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके एरा में ना एस्टैब्लिश किए थे इन्होंने कॉन्टैक्ट, मतलब कि नेहरू जी के टाइम पर जो है कॉन्टैक्ट बनाया था जो इंडिया का और न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे कि एशिया और अफ्रीका में जो नए-नए देश आज़ाद हो रहे थे, उनके साथ में रिलेशंस बनाए थे। थ्रू आउट द 1940s से 1950s तक की बात करें तो नेहरू जो थे, इन्होंने एशियन यूनिटी की बात की थी, ठीक है? मतलब एशिया में जो है, जो देश हैं, वो आपस में यूनाइट होकर के चलें, ठीक है? साथ में चलें, है ना? तो इनकी लीडरशिप में जो है इंडिया ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भी लेकर के चले थे 1947 में, 5 मंथ्स अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब कि आज़ादी से 5 महीने पहले ही जो हमने ये कॉन्फ्रेंस करवाई थी। ओके, इंडिया जो है एफर्ट भी लेकर के चल रहे थे कि जो इंडोनेशिया का फ्रीडम हो उसको भी सपोर्ट कर रहे थे, डच के कंट्रोल से जो है फ्री हो जाए इंडोनेशिया। ओके, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सपोर्ट दिखाया था इंडिया ने। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। इंडिया जो था सपोर्ट करता था किसको, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को, मतलब जितनी भी कंट्रीज को कॉलोनी बना करके रखा है ना, उसको जो है आप खत्म करो, फिर से जो सारे देश आजाद हो जाएं। और अपोज करते थे रेसिज्म को, जो जैसे कि ना अलग-अलग रेस ये सब फ़ोकस करते थे ना अंग्रेज़ कि हमारी रेस सुपीरियर है, आप जो है इन्फीरियर हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अपार्थाइड चला करता था साउथ अफ्रीका में, गोरे-काले का चलता था, ठीक है? कि जो है गोरे लोग सुपीरियर हैं, ब्लैक्स जो हैं वो इन्फीरियर हैं, ठीक है? उनको कुछ नहीं आता-जाता। तो ये सब फ़ॉलो करते थे ये जो ब्रिटिशर्स जो थे वो, ठीक है? तो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस करी गई थी इंडोनेशियन सिटी बदुंग में 1955 में। अफ्रीका जो एशियन की कंट्रीज़ मिलकर के कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने इंडोनेशिया में। इसको जो है बदंग कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कि इंडिया की एंगेजमेंट को दिखाता है न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशन के साथ में, जो हम अपने रिलेशंस बना रहे थे, नए-नए जो देश आज़ाद हुए थे एशिया में और अफ्रीका में उनके साथ में। तो बदंग कॉन्फ्रेंस जो थी लेटर जो है बदंग कॉन्फ्रेंस नैम बन गई थी। ओके, बाद में जो है नैम बन गई थी। तो फर्स्ट समिट जो है नैम की हुई थी बेलग्रेड में सितंबर 1961 में। ओके, नेहरू इसके को-फाउंडर थे नैम के, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। बदंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू बाद में जो है नैम एस्टैब्लिश किया गया था। नैम की फर्स्ट समिट जो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, नेहरू नैम के को-फाउंडर थे। ओके, अभी यहाँ पर देखो सी राजगोपालाचारी जो थे, लास्ट गवर्नर जनरल भी कहते हैं इनको अपने देश के। तो ये कह रहे हैं कि एक कंट्री जिसमें मटेरियल, ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह, मैन और मनी जो है, तो उसके बिना एक देश जो है, थ्री मीन्स ऑफ पावर जो है, तो जिस देश के पास में ये नहीं है, ठीक है, तो ये 3 पावर, फिर भी जो है वो जो है फ़ास्ट, मतलब जल्दी-जल्दी जो है एक बड़ी मोरल पावर बनता जा रहा है सिविलाइज़्ड वर्ल्ड में। और बड़े-बड़े जो लोग हैं, ठीक है, जो ग्रेट लीडर्स हैं, वो भी उनकी बात जो है रिस्पेक्ट से सुनते हैं। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, अब चाइना के साथ में शांति भी थी और उसके साथ में जो है लड़ाई-झगड़ा भी हुआ बाद में, तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ तो मतलब पता ही है आपको, पार्टीशन वगैरह हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे रिलेशंस चाइना के साथ भी
मतलब ठीक ही ठाक शुरू हुए थे फ्रेंडली नोट के साथ में। आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में। इंडिया जो था फर्स्ट कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। मतलब हमने बोल दिया था हाँ ठीक है चाइना है, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था। चाइना में डिक्टेटरशिप जरूर रूल करते हैं पर वो लोग जो है डेवलपमेंट को लेकर के चलते हैं। तो नेहरू जी बड़ा अच्छा व्यू रखते थे, यूटोपियन व्यू रखते थे, मतलब आइडियलिस्टिक कि हाँ सब अच्छा-अच्छा। तो ये जो है अपने नेबर जो है वो मानते थे कि नेबर जो है हमारे आस-पास जो पड़ोसी है, वो वेस्टर्न डोमिनेंस जो कि वेस्ट की कंट्रीज़ है ना उनकी डोमिनेशन से मुक्त हुए हैं, उनकी जो परछाई से, ठीक है? तो वो हेल्प करेंगे नई गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है? इंटरनेशनली वो जो नई देश आज़ाद हुआ है उसको हेल्प करेंगे, चाइना को भी हेल्प करेंगे। सम ऑफ हिज कलीग्स जैसे कि वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर, तो ये ना थोड़ा मतलब ये समझ गए थे चाइना की हरकतें, मतलब चाइना को भांप लिया था इन्होंने कि चाइना आगे चल के ना बहुत ही बदतमीजी काटेगा। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जो थे थोड़ा चिंता भी थी उनको कि चाइनीज एग्रेशन देखने को मिलेगा फ्यूचर में, मतलब चाइना जो है अपनी असलियत दिखाएगा आपको। बट नेहरू जो थे वो जो थे मतलब वो मानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चाइना जो है इंडिया पे अटैक करेगा ही नहीं, ठीक है? दूर-दूर से भी ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। तो बहुत टाइम देखने के बाद में चाइनीज़ जो थे तो चाइनीज़ बॉर्डर पे जो भी हमारी बॉर्डर थी ना चाइना और इंडिया की, तो वहाँ पर बहुत टाइम तक पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, आर्मी नहीं थी, ठीक है? आर्मी को गार्ड करना चाहिए था क्योंकि आर्मी इन सब सिचुएशन को डील कर लेती, पर वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे देश में 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती हैं, ठीक है? इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी कहते हैं। तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है, ओके? जैसे कि पाकिस्तान के साथ में जो है बॉर्डर लगती ना इंडिया की तो उसमें बीएसएफ होती है, ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल और भूटान के साथ में जो हमारी बॉर्डर होती है उसमें सशस्त्र सीमा बल होती है, ठीक है? जो म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर होती है उसमें असम राइफल्स होती हैं, ओके? तो यही पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है। जब वॉर की सिचुएशन आती है तो आर्मी आ जाती है, ठीक है? पैरामिलिट्री फोर्सेस वापस अपना पीछे हो जाती हैं, ठीक है? तो शांति के साथ में जो है दोनों देशों ने पंचशील एग्रीमेंट किया था। पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। साथ में शांति से साथ-साथ चलेंगे। तो 5 प्रिंसिपल के साथ में चाइना के साथ में जो है इंडिया ने किए थे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और चाइनीज़ प्रीमियर जो थे प्रेसिडेंट इनके ज़ो एनलाही, ठीक है? 29 अप्रैल 1954 में जो है पंचशील प्रिंसिपल साइन किए गए थे कि हम जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लेकर के चलेंगे दोनों कंट्रीज़ का। इंडिया और चाइना जो इन हिंदू चीनी भाई-भाई पता नहीं क्या-क्या बोलते थे, ठीक है? बाद में जो है भाई ने फिर पिटाई कर दी। फिर पता चला कि भाई कितना बेकार था, है ना? तो कुछ भी देखने को मिला था फिर बाद में, तो चाइना ने फिर असलियत दिखा दी थी, ठीक है? तो चाइनीज़ लीडर जो थे विज़िट किए थे, मतलब एक-दूसरे के देश में जो है लीडर्स ने विज़िट किया था। ओके, और अच्छी खासी जनता थी, क्राउड था, उन्होंने भी जो है ग्रीट किया था। फिर जो है देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, इंडिया ने ऑफर किया सेंचुरी टू द दलाई लामा। चाइना ने सबसे पहले तिब्बत को कब्जा किया। हमारी जो बॉर्डर थी तिब्बत के साथ में लगती थी, चाइना के साथ में तो छोटी-सी बॉर्डर बस पड़ती थी। हमारी जो रियल बॉर्डर थी तिब्बत के साथ में थी, पर तिब्बत पे कब्जा कर लिया था चाइना ने। तो तिब्बत में जो लीडर थे दलाई लामा, वो हमारे यहाँ शरणार्थी बनकर के आ गए थे, ठीक है? तो तिब्बत को कब्जा कर लिया था चाइना ने, तो इंडिया ने जो है शरण दी थी उनको रहने के लिए, ओके? तिब्बत की कहानी जानते हैं। प्लेट्यू है सेंट्रल एशियन रीजन में तिब्बत, जो कि एक मेजर इश्यू बना रहा, जो टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ओके? इंडिया और चाइना के बीच में ये टेंशन बना रहा, ठीक है? फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना ने क्लेम किया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। चाइना ने बोला तिब्बत मेरा है, ठीक है? तिब्बत पे कंट्रोल करने की कोशिश की। तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट था उस टाइम पर। 1950 में चाइना जो है उसने कंट्रोल कर लिया तिब्बत पे। 1949 में जो है तिब्बत जो चाइना आज़ाद हुआ था, ठीक है? और 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। बहुत सारी जो तिब्बतन पॉपुलेशन थी उन्होंने अपोज़ किया, बोला नहीं भई कैसे-कैसे कब्ज़ा कर लेते हो, है ना? तो चाइना ने फिर एग्रेशन दिखाया उनको।
इंडिया ने ट्राई किया कि चाइना जो है रिकॉग्नाइज कर ले तिब्बत की क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब चाइना मान ले कि तिब्बत जो है इंडिपेंडेंट है। पर चाइना क्यों माने, है ना? चाइना नहीं माना। ओके, तो पंचशील एग्रीमेंट जब साइन किया गया था और इंडिया चाइना के बीच में 1954 में, तो इसमें ना एक क्लॉज ये भी था कि रिस्पेक्ट करेंगे ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ओके, तो इंडिया ना चाइना की क्लेम को मान लिया फिर, जो तिब्बत के ऊपर था। नहीं, मतलब कि इन चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया जो है मान गया है, तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। ओके, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर जो थे दलाई लामा, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे जू एनलाही ड्यूरिंग ऑफिशियल चाइनीज विजिट थी 1956 में, जो है चाइना की जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी विजिट थी, सॉरी प्रेसिडेंट, मतलब कि उस टाइम पर जो है ये आए थे ना हमारे देश में, तो दलाई लामा भी आए थे। ठीक है, तो इन्होंने इन्फॉर्म किया नेहरू को, बताया कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है तिब्बत में। चाइना ने अश्योर किया इंडिया को कि तिब्बत जो है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है? जो दूसरे रीजन है चाइना से उससे ज़्यादा, ठीक है? मतलब उसको ज़्यादा जो ऑटोनॉमी दी जाएगी, चाहे जो तिब्बत है अपने आप से जो चीज़ों को मैनेज करेगा, बस वो पार्ट चाइना का रहेगा। है ना? तो इस तरीके की चीज़ें बोली। 1958 में जो है आर्म्ड अपराइजिंग देखने को मिली तिब्बत में अगेंस्ट चाइनाज़ ऑक्यूपेशन, मतलब चाइना जो है कब्ज़ा कर रहा था तिब्बत में, तो लोग जो है भड़क गए, लोग अगेंस्ट हो गए चाइना के। हुँ, तो ये जो है सप्रेस कर दी चाइनीज़ फोर्सेस ने, चाइना की जो फोर्सेस थी उन्होंने ये सब दबा दिया, जो आर्म्ड अपराइजिंग थी। ठीक है? तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब होने लगी। 1959 में दलाई लामा जो है क्रॉस करके इंडिया बॉर्डर आ गए, ठीक है? मतलब इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे देश में आ गए, असाइलम ले लिया उन्होंने। मतलब हमारे देश में अब शरण ले ली थी उन्होंने। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है? जो दलाई लामा थे उनको हमारे देश में आने दिया हमने, है ना? कोई मदद माँग रहा है तो उसको वापस थोड़ी भेज सकते हैं ना? तो इसको चाइना ने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया, ठीक है? तो ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी में अगर देखें तो बहुत सारे तिब्बतन्स जो हैं, वो रिफ्यूजी बन के आए इंडिया में, ठीक है? और कई सारी कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड में, और वहाँ से भी आए। नहीं, जो तिब्बतन थे ना, वो लोग गए इंडिया में भी आए और जो कई सारी अदर कंट्रीज़ में भी गए रिफ्यूजी के तौर पे। इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली दिल्ली में, तो बहुत सारे जो है सेटलमेंट देखने को मिलता है तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का। धर्मशाला है जो हिमाचल प्रदेश में, बहुत बड़े रिफ्यूज सेटलमेंट्स है तिब्बतन्स का। तो तिब्बतन्स रहते हैं इंडिया में, ठीक है? दलाई लामा जो है उनके लिए भी दलाई लामा जो धर्मशाला में रह रहे थे ना, उसको उन्होंने अपना घर बना लिया इंडिया में, है ना? 1950s और 1960 में कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज़ जो है इंडिया में, इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, उन्होंने सपोर्ट किया कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मतलब हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है कि तिब्बत की जो है क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तिब्बत को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता चाइना। चाइना ने ना क्रिएट कर दिया तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, नाम की ऑटोनॉमी दी थी, उतनी नहीं दी थी, ठीक है? और बोला तिब्बत जो है इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, तो चाइना का पार्ट बन गया तिब्बत। तिब्बतन्स जो है अपोज़ कर रहे थे चाइनीज़ क्लेम को दैट तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ द चाइनीज़ टेरिटरी। तो मतलब जो तिब्बत के लोग थे वो कह रहे थे कि हम चाइना का पार्ट नहीं हैं। उन्होंने अपोज़ किया इस पॉलिसी को और वो चाहते थे कि तिब्बत जो है, तिब्बत में क्या कर रहा था चाइना, बहुत सारे जो चाइना चाइना के जो लोग थे ना चाइनीज़, उनको बसाता जा रहा था। उनको बोल रहा था जा रहा था कि तिब्बत में जाकर के रहो। चाइना यही करता है। जहाँ जिस रीजन में उसको कंट्रोल करना होता है वहाँ पर अपने लोगों को जाकर के बोल देता है कि यहाँ पर रहने लगो। ठीक है? तो वो तिब्बत में जो है लोगों को बसा रहा था, चाइनीज़ सेटलर्स को। तिब्बत का जो डिस्प्यूट था, चाइना जो क्लेम करता था, तो चाइना बोलता था कि भई हमने तो ऑटोनॉमी दी है, उसको ज़्यादा आज़ादी दी हुई है, पर वो पार्ट चाइना का ही रहेगा। तो उनको लगता था कि चाइना जो है अंडरमाइन कर रहे हैं उनके ट्रेडिशनल रिलीजन को और कल्चर को तिब्बत की। मतलब कि तिब्बत के कल्चर को, तिब्बत में बुद्धिज़्म फ़ॉलो होता है, ठीक है? तिब्बत के कल्चर को, तिब्बत के रिलीजन को, उसको अंडरमाइन कर रहा है। चाइना अपनी चीज़ें थोपता है, ठीक है? तो 1959 में चाइना ने पूरी तरीके से तिब्बत को कब्ज़ा कर लिया था। ये देखो, ये जो है पूरा बॉर्डर जो है तिब्बत के साथ में लगता था हमारा, ठीक है? यहाँ तो नेपाल है, यहाँ पूरा और यहाँ पे, ठीक है? अब चाइना के साथ में लगता है क्योंकि चाइना जो है तिब्बत को कंट्रोल कर लिया। ये जो है अक्साई चीन है, 1962 में चाइना ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था।
ओके, तो ये रीजन भी हमारे देश का ये कब्जा कर लिया है चाइना ने। और ये जो है ज़िंजियान ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है? यहाँ पर एक उइघुर कम्युनिटी रहती है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिसके ऊपर चाइना जो है बहुत अत्याचार करता है। पर वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है, ओके? क्योंकि चाइना जो है सबको सप्रेस कर देता है और चाइना एक अच्छा मतलब मेजर सुपर पावर बनता जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ओके? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और चैलेंज कर रहा है यूएस की और यूएस को, ठीक है? जो यहाँ पर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है? जिसको भी चाइना जो है अपना क्लेम बताता है इसको भी। ओके, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो इतना समझ गए आप। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है चाइना के साथ में शुरू हो गया था 1960 में ही, ठीक है? टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ जो है इनके बीच में, ये देखो, ये बातचीत हो रही है ना? ये माओ है और ये नेहरू जी हैं, उनको फँसा लिया है इसने फंदे में, ठीक है? तो ये कार्टून भी डिपिक्ट करते हैं चीज़ों को। इंडियन ट्रूप्स जो है फॉल बैक इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड लद्दाख। तो 2 तरफ से अटैक किया था चाइना ने, ठीक है? यहाँ पे भी और इस तरफ भी, 2 तरीके से अटैक 2 तरफ से अटैक किया था चाइना ने, 1962 में जब इंडिया बिल्कुल रेडी नहीं था, ठीक है? तो चाइनीज़ जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ दिया था। ये देखो कार्टून बनाए हुए हैं, हिंदी-चीनी बाय-बाय हो गया, भाई-भाई चल रहा था, बाय-बाय हो गया हिंदी-चीनी। अब यहाँ पर वीके कृष्णन मेनन के बारे में दिया हुआ है। ये एक डिप्लोमेट थे, मिनिस्टर थे और एक्टिव थे इन द लेबर पार्टी में, ठीक है? तो इंडिया के हाई कमिश्नर भी रहे यूके में। लेटर जो है इंडिया का डेलीगेशन जो यूएन में था उसमें भी गए थे। राज्यसभा के एमपी थे, लेटर लोकसभा के एमपी रहे ये, ठीक है? यूनियन कैबिनेट में 1956 में। डिफेंस मिनिस्टर भी थे 1957 तक, ठीक है? 1957 से। और कंसीडर किया जाता है कि बहुत क्लोज थे ये नेहरू से और उन्होंने रिजाइन कर दिया था आफ्टर इंडिया चाइना वॉर इन 1962, क्योंकि इन लोगों ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना वॉर वगैरह चाइना ऐसी हरकतें कर देगा, पर कर दी गई थी। तो मतलब पहले के जो लोग लीडर्स थे ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलते थे। जापान में भी पता है आज भी ऐसे ही होता है। अगर उनकी मिनिस्ट्री जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री कोई मिनिस्टर हेड कर रहा है, अब उनके दौरान जो है उस मिनिस्ट्री ने ढंग से चीज़ें मैनेज नहीं की और कोई रेल एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वो जो मिनिस्टर होते हैं अपोलोजाइज़ करते हैं पब्लिकली और रिज़ाइन कर देते हैं। पहले हमारे देश में भी ऐसा होता था, पर अब बिल्कुल नहीं होता। अब पॉलिटिशियन सिर्फ़ अपने फ़ायदे की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? यहाँ से जो है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।